हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टू वेल फुल फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेडियस रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस को भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था। पैकिंग इन 1D, 2D एंड 3D में देखा था हम लोगों ने कि कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स, एटम या फिर आयंस हो सकते हैं, वो कैसे पैक किए जाते हैं, कैसे 1 डायमेंशनल में पैकिंग होता है, कैसे 2 डायमेंशनल में पैकिंग होता है, और फाइनली कैसे 3 डायमेंशन में उसको पैक किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास में जैसे हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसको पहले हम लोग रिवाइज़ करेंगे। हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया उसको पहले रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि सारा कुछ रिकॉल हो जाए। देन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको 11th 12th के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इन टेक्स्ट हो, एक्सरसाइज हो, अगर मैथ की बात करूँ तो मिसलिनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज हो, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले। आइए चलते हैं, लास्ट क्लास को रिकॉल करते हैं, देन आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैकिंग के बारे में पढ़ा था। क्लोज पैकिंग क्या होता है, जब हम लोग मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं और मिनिमम स्पेस खाली जो छोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग करना। अब यहाँ पे सबसे पहला जो था वो हमारा था पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, बस एक तरफ, चाहे वो लेंथ की तरफ हो चाहे वो ब्रेथ की तरफ हो, दैट मीन्स या तो हॉरिजॉन्टली हो या फिर वर्टिकली हो। अब इस केस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एटम हो, आयन हो, उससे कितना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल टच है, उसी नंबर को, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर 1D की बात करें तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो 2 स्फीयर से टच होता है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा 2 होता है। वही पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात करें तो पैकिंग इन 2 डायमेंशन हमारा 2 पॉसिबल होता है। एक हमारा होता है जब हम लोग साइड बाई साइड अरेंज करते हैं, एक लाइन के बाद दूसरा लाइन, साइड बाई साइड, फिर तीसरा लाइन परफेक्टली अलाइन करते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होता है, स्क्वायर फॉर्म करता है। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से टच होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। वही अगर हम लोग क्या करें, एक लाइन बैठाने के बाद जब उसके गैप पे हम लोग सेकंड लाइन बैठाएं और फिर फर्स्ट लाइन की तरह थर्ड लाइन को बैठाएं और सेकंड की तरह फोर्थ को बैठाएं, तो उस केस में हमारा हेक्सागोन फॉर्म करता है। एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से टच रहता है, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा 6 होता है। वही अगर 3D की बात करें तो अभी हमने देखा 2D में हमारा एक स्क्वायर होता है, तो अब 3D में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाता है। 2D में हमने क्या किया, इसको लेंथ प्रोवाइड करवाया और यहाँ पे ब्रेथ प्रोवाइड करवाया। अब जब हम लोग इसको हाइट देने लगेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। मतलब ये जो हमने एक लेयर बनाया, इसी के ऊपर एक और लेयर बैठा है, फिर एक और लेयर बैठा है, फिर एक और लेयर बैठा है, तो वो हमारा हो जाएगा पैकिंग इन 3 डायमेंशन। उसी तरह हेक्सागोनल में ये जो हमने एक लेयर बैठाया, इसके ऊपर एक और लेयर बैठा है, इसके ऊपर एक और लेयर बैठा है, एक वो तरीका है। या फिर अगर हम क्या करें, गैप्स में बैठाना, ये जो पहले लेयर के वॉइड्स हैं, अब वॉइड क्या होता है, ये जो वैकेंट स्पेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करें, सेकेंड लेयर को अगर वॉइड्स पे बैठा दे तो उस केस में हमारा दूसरा HCP पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा है पैकिंग इन 1D, 2D एंड 3D। अब यहाँ पे मैंने वॉइड्स बताया। वॉइड्स क्या होता है, ये जो वैकेंट स्पेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड्स। 2 तरह के वॉइड्स होते हैं, एक है आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और दूसरा हमारा क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से बनता है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या है, 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से बना है। तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है, ये जो हमने पहला HCP बनाया था, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड लेयर बैठाते हैं वो फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर जब हम लोग बैठा देते हैं, मतलब ये जो हमारा स्फीयर है वो हम लोग का क्या कर रहा है, इस वॉइड को कवर कर दे रहा है। तो ऐसे वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर और 4 स्फीयर की वजह से बना है।
ठीक है। तो ऐसे वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। वही अगर थोड़ा सा यहाँ पे आए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो पहला लेयर था उसके ऊपर हम लोग क्या किए, सेकंड लेयर बैठाया। जब हम लोग इस तरह बैठाते हैं कि जो पहला लेयर है और दूसरा लेयर है दोनों का वॉइड जब कॉमन हो जाता है, वैसे वॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये जो है वो हमारा 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की वजह से हुआ है, तो ऐसे वॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये कंसेप्ट हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, ये एक तरह का रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन का, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो हमारा क्या होता है, अगर रेडियस रेशियो की बात करें, radius ratio is defined as the ratio of radius of cation is to radius of anion। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। अब ये जो रेडियस रेशियो होता है यही हमारा क्या बताता है कि जो क्रिस्टल है उसका शेप कैसा होगा, ठीक है, उसका शेप कैसा होगा, ये हमारा क्या करता है, रेडियस रेशियो बताता है। कैसे बताता है, अब यहाँ पे हमारा दो चीज़ आया है, एक आया आपका कैटायन और दूसरा आया हमारा एनायन। ऐसा कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ पे कैटायन और एनायन का बात होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, आयोनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, मेटालिक सॉलिड में मेटल आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कर्नल्स, और चौथा जो है वो हमारा कोवैलेंट सॉलिड है जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है। अब आयन किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, आयोनिक सॉलिड का। आयंस जो होता है वो 2 तरह का होता है, कैटायन दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और एनायन दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो आयोनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन पाया जाता है। जैसे कि अगर आयोनिक सॉलिड की बात करें तो हमारा NaCl है वो क्या है, हमारा Na+ एंड Cl- से मिल करके बना है। अब यहाँ पे जो भी Na+ आयन होगा उसके चारों तरफ जो होगा वो क्या होगा, हमारा Cl- आयन होगा, ठीक है। अब ये कितना Cl- आयन इसके चारों तरफ है, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Na+। उसी तरह अगर Cl- की बात करें तो जहाँ पे Cl- होगा उसके चारों तरफ जो होगा वो Na+ होगा। अब कितना नंबर ऑफ Na+ आयन है उसके चारों तरफ, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर Cl- आयन। आयोनिक सॉलिड आयन से मिलकर के बना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में जो कौन सा फोर्स पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो आयन्स है हमारे पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, अब एक Cl के साथ और भी Cl आयन्स होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये जो Cl- आयन और ये Cl- इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और ये भी जो भी पॉजिटिव है इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसके बीच में रिपल्सन होगा और उसके बीच में निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन। तो अब उस केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के लिए क्या चाहिए होगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम हो। जब एक दूसरे को खींचेगा ज़्यादा तभी तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। वही जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए क्या करता है, ये जो Na+ और Cl- आयन है ये कुछ ऐसा शेप ले लेता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है और जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो मिनिमम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, AB क्रिस्टल लेते हैं और इसका जो शेप है, आयोनिक सॉलिड का जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसके
छो तरफ जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है, चारों साइड, एक आगे और एक पीछे। तो कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे हम लोग 4 ही स्फीयर बना रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, ये अगर हम लोग मान लेते हैं Cl माइनस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, Cl माइनस है, और यहाँ पे Na प्लस है, तो यहाँ पे Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 4, और एक आगे और एक जो पीछे है वो दोनों मिलाकर 6, ठीक है। यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए बस 4 बनाए, क्योंकि अगर एक ऊपर बना दे 3D, ये तो हमारा है नहीं, तो 3D इसको यहाँ पे बनाया भी नहीं जा सकता। तो सपोज़ मान लेते हैं कि एक ऊपर है एक नीचे है, उसको अभी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म किया है, इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा मैक्सिमम होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो मिनिमम होगा। अब ये किस चीज़ से पता चलता है, साइज ऑफ आयंस से। आयंस का साइज कैसा है उसके हिसाब से क्या होता है, उसका शेप लेता है कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। अब साइज ऑफ आयन से कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा है Cl माइनस, दैट मीन्स एनायंस, और Na प्लस ये हमारा कैटायन। अगर हम लोग क्या करें, कैटायन का साइज को इंक्रीज कर दें, कैटायन का साइज को इंक्रीज कर दें, तो ये जो हमारा क्या है एनायन है, ये एक दूसरे को टच कर पाएगा, ये तो टच नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स इसका जो शेप है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वही अगर बात करें कि हम लोग इसको बहुत छोटा कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या करें, बहुत छोटा कर दें, तो जब हम लोग क्या करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के भी टच में नहीं आएगा, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के टच में भी नहीं आएगा। तो उस केस में भी जो शेप है वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो क्या है हमारा, रेडियस रेशियो है रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, यानी Na प्लस का जो रेडियस होगा डिवाइडेड बाय Cl माइनस का जो रेडियस होगा, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कैटायन और एनायन के साइज़ को डिफ़र करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसका शेप भी डिफ़र करता है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा Na प्लस का साइज़ कर देते हैं तब भी अनबैलेंस्ड हो जाता है, Cl माइनस का भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं तब भी वो माइनस हो जाता है। तो इसके लिए जो ऑक्टाहेड्रल के केस में जो रेडियस रेशियो पाया गया वो पाया गया 0.414 से 0.732 के बीच में, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन जो आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग अभी देखें कि 6 कंस्टिट्यूएंट 6 स्फीयर्स की वजह से बनेगा, ये हमारा पहला का वॉइड है। और जब हम लोग का क्या करें, दूसरा लेयर का वॉइड इसको ओवरलैप करे और ये वॉइड जब कॉमन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, कोई भी दिक्कत। और जब हम लोग का क्या करते हैं, पहला वाला लेयर के वॉइड को सेकंड वाला लेयर कवर कर देता है तो उस वॉइड को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 स्फीयर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, एक आगे भी होगा और एक पीछे भी होगा, ठीक है। ये जो है हमारा, मान लेते हैं ये जो हम लोग का वॉइड बना उसका भी शेप हम लोग क्या लेते हैं, स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी के रेडियस को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो क्या हमारा स्मॉल r, नेक्स्ट पेज में करते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ड्रॉ करते हैं और ये हमारा जो है यही हमारा क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्फीयर्स और हैं, एक है आपके इसके जस्ट ऊपर और इसके जस्ट नीचे। अब चूंकि ये यहाँ पे 3D पॉसिबल नहीं है तो वो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं, हालांकि वहाँ पे वो प्रेजेंट है। अब ये जो है वॉइड का स्फीयर है, वॉइड जो है उसके रेडियस को स्मॉल r मान लेते हैं और जो ये हमारा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके
रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान ले रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो स्मॉल आर है और ये जो कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना है, रिलेशन लाना है। तो अब यहाँ से देख के पता चल रहा होगा कि कैसे रिलेशन आएगा। अगर इसको हम लोग क्या करें, थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसके रेडियस को हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, और ये जो है वो हमारा क्या है, स्मॉल आर। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग सी। तो अगर AC की बात करें, तो यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, R प्लस R, और ये हमारा क्या होगा, 2R, ठीक है। दैट मीन्स R प्लस R प्लस 2R, तो ये हमारा आया 2R प्लस 2R। वही अगर हम लोग AB की बात करें तो AB हमारा कितना होगा, R प्लस R, ये वाला R और ये वाला R, दैट इज़ 2R, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, AC बाई AB करते हैं, AC बाई AB करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, R और R में रिलेशन लाना है। तो हम लोग क्या किए, AC बाई AB किए, दैट मीन्स 2R प्लस 2R डिवाइडेड बाई 2R, ये हमारा आया, ठीक है। अब AC और AB में हमारा रिलेशन क्या है, AC और AB में हमारा रिलेशन क्या, मान लेते हैं ये साइड हमारा A है, ये साइड हमारा A है, तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस थ्योरम से √2a हो जाएगा। दैट मीन्स AC और AB में हमारा रिलेशन क्या है, √2a डिवाइडेड बाई a, √2/1 का रिलेशन है, और यहाँ पे 2R प्लस 2R इक्वल टू 2R। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 2R प्लस 2R डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। 2 लग रहा है कॉमन निकल जाएगा सबसे, तो 2 निकल के कट कर देते ऊपर नीचे से, तो √2 इज इक्वल टू R प्लस R बाई R। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, √2R इज इक्वल टू R प्लस R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2R माइनस R इज इक्वल टू R, √2 1.414 माइनस R इज इक्वल टू स्मॉल r, तो ये हमारा क्या हो गया, 0.414 R इज इक्वल टू R। तो कोई भी एटम को अगर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 0.414 टाइम्स होना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट्स रेडियस मस्ट बी 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फेयर या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इतना समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किए क्या है, यहाँ पे हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया है, 4 स्फेयर्स के बीच में एक स्फेयर, एक वॉइड जो कि स्फेयर के रूप में है। यहाँ पे 2 और स्फेयर हैं, बट चूँकि ये 2D डायग्राम है तो उसको बनाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसीलिए वो दोनों स्फेयर को नेग्लेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, AC और AB के बीच में क्या रिलेशन है, अगर इसको A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, तो ये जो होगा वो हमारा √2a होगा। और AC और AB में ऐसे रिलेशन क्या है, AC जो है वो 2R प्लस 2R है, एक ये R एक ये R और ये 2R, ठीक है, 2 स्मॉल r। और AB क्या है, R प्लस R, दैट इज़ 2R। AC और AB का क्या हो जाएगा, R प्लस R बाई कैपिटल R, और हमने AC और AB को अभी निकाला है √2:1, तो यहाँ से हमारा जो आता है वो आता है क्या, 0.414 R इज इक्वल टू स्मॉल r। तो कोई भी एटम को अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनना होगा तो वो क्या करेगा, उसको कितना होना पड़ेगा, 0.414 टाइम्स होना पड़ेगा रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये हमारा क्या था, रेडियस कैलकुलेट करना फॉर ऑक्टाहेड्रल
वॉइड। जब फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से एंड टेक्स्ट और एक्सरसाइज बना लेंगे, तो यहाँ पे एक्सरसाइज में भी यहाँ पे क्वेश्चन है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कैलकुलेट करना, तो वहीं पे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा, उसका कंसेप्ट देखा, क्या सिग्निफिकेंस है वो देखा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट किया कि कितना रहना चाहिए। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आगे वीडियोस आती रहेंगी। सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, चाहे वो जेईई मेंस हो या फिर नीट हो, उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर ले। सभी स्टूडेंट का बहुत सारा धन्यवाद, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो। इसी तरह प्यार दिखाते रहो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में।